A very good morning, everyone. So, we have seen two of the units we can say related to MySQL. The first one was almost the theoretical part, in which we have seen what database is, what MySQL is, and in the later part, in chapter number 12, we have seen some of the basic queries that can be used in MySQL. There were many queries there which I have covered in the previous video. That video was of around 1 hour, in which I have explained each and every query uh, which is important in any aspect has been explained in that video. And in today's class, we will be seeing our next chapter, which is table creation and data manipulation commands. I can say this chapter has been already seen by us in class 10th in information technology, chapter number 7, which was database development. Over there also there was some part of this chapter that has been already covered. So I will explain you the things that are to be explained, that has to be understood, and then we will move further. So the very first thing that we are going to see in this video is about how to use the databases, how to open the databases. So for opening the databases, those who all have already come to school yesterday and day before yesterday, so they would have known this command. हम लोग जब कभी भी किसी डेटाबेस को ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने के लिए हमको ये कमांड लिखनी पड़ती है, यूज़ मेनाजरी डेटाबेस नेम. अब डेटाबेस नेम हमारा मेनाजरी था तो हमने लिखा था यूज़ मेनाजरी. अगर मेनाजरी नहीं होता, कुछ और नाम होता, तो हम उस डेटाबेस का नाम लिखते. जैसे कि अगर डेटाबेस का नाम है टेस्ट तो हम लिखते हैं यूज़ टेस्ट, है ना. अगर फॉर एग्जांपल डेटाबेस का नाम है माई डी बी तो हम लिखते हैं यूज़ माई डी बी, है ना. अब ये हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं. सो फॉर दैट पर्पस, टू चेक व्हाट ऑल डेटाबेसेस वी हैव, हमको लिखना पड़ता है शो डेटाबेसेस. ये कमांड भी हमने लैब में लिखकर देखी है कि कैसे हम डेटाबेसेस देख सकते हैं. सिमिलरली डेटाबेस को रिमूव करने की भी एक कमांड होती है. डेटाबेस को पूरे के पूरे डेटाबेस को रिमूव करने के लिए जो कमांड होती है उसको बोलते हैं ड्रॉप डेटाबेस, और फिर उस डेटाबेस का नाम. ठीक है. तो जैसे ही आप ड्रॉप डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम लिखोगे, जैसे मैं लिख दिया ड्रॉप डेटाबेस और टेस्ट, तो टेस्ट नाम का जो डेटाबेस है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा और अब उसके अंदर के जो भी कंटेंट्स हैं अब वो मुझे विजिबल नहीं होंगे. तो मैं डेटाबेस को ड्रॉप भी कर सकता हूँ. अभी तक जो पिछले 2 चैप्टर्स हमने देखे उसमें हमने बात करी मेनाजरी डेटाबेस की. ठीक है. इस मेनाजरी डेटाबेस के अंदर 2 टेबल्स थे, एक था पेट और एक था इवेंट. ये दोनों के दोनों टेबल्स प्री बिल्ट थे. ठीक है. हमने कुछ नहीं बनाया इन टेबल्स में, है ना. ये पहले से बने हुए टेबल्स थे जिन पे हमने वर्किंग करी. हमने बोला स्पीशीज़ के टेबल को डिस्प्ले, स्पीशीज़ के कॉलम को डिस्प्ले करो, तो हमने लिख दिया सिलेक्ट स्पीशीज़ फ्रॉम पेट. हमने बोला स्पीशीज़ और ओनर के कॉलम को डिस्प्ले करो, तो हमने लिख दिया सिलेक्ट स्पीशीज़ कॉमा ओनर फ्रॉम पेट. बट ये किन पे किया, हमने एक पेट नाम के डेटाबेस पे, एक पेट नाम के टेबल पे हमने वर्किंग करी. अब ये जो पेट नाम का टेबल था ये तो पहले से बना हुआ था. बट व्हाट इफ वी नीड टू क्रिएट अ टेबल ऑफ आवर ओन. अब जब हमको खुद का टेबल क्रिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे. तो देखो, टेबल्स आर डिफाइंड विद द क्रिएट टेबल कमांड. टेबल को बनाने के लिए हमको क्रिएट टेबल कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है. व्हेन अ टेबल इज क्रिएटेड, इट्स कॉलम्स आर नेम्ड, डेटा टाइप्स एंड साइजेस आर सप्लाइड फॉर ईच कॉलम. जब कभी हम किसी टेबल को बनाते हैं तो हमको क्या क्या बताना पड़ता है. कॉलम का नाम, उस कॉलम का डेटा टाइप, मतलब किस टाइप का डेटा उसके अंदर आएगा और कितना बड़ा डेटा उसके अंदर आ सकता है. ये 3 चीज़ें सप्लाई करनी पड़ती है. जब हम ये 3 चीज़ें सप्लाई करते हैं तब जाकर हमारा टेबल क्रिएट होता है. और किसी एक टेबल में एटलीस्ट एक कॉलम तो हो तभी वो बनेगा, नहीं तो टेबल क्रिएट नहीं हो सकता. एटलीस्ट 1 कॉलम. ये मेरा टेबल है तो यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 और 4, है ना. 4 कॉलम्स हैं. ऐसा टेबल भी बन सकता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसी दिक्कत नहीं. ये एक कॉलम हो गया, है ना. अब यहाँ पर बाजू में बन गया तो ये दूसरा कॉलम हो गया. तो ऐसा एक कॉलम हो तो भी चलेगा, बट मिनिमम 1 तो चाहिए ही चाहिए जिसका यूज़ करके टेबल क्रिएट किया जा सकता है.
एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया हुआ है कि टेबल कैसे क्रिएट होगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक टेबल बनाया है जिसका नाम है एम्प्लॉय। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें लिखना होता है क्रिएट टेबल कमांड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टेबल, और उस टेबल का नाम लिखना था, तो इन्होंने इस टेबल का नाम लिख लिया है एम्प्लॉय, तो लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। बट सिर्फ इतना कर देते, अगर सेमीकोलन यहाँ लगा देते, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय सिर्फ इतना लिख के सेमीकोलन लगा देते तो कुछ नहीं होता, टेबल क्रिएट ही नहीं होता। क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा कि जब कभी हमको टेबल क्रिएट करना होता है तो टेबल क्रिएट करने के लिए ईच टेबल मस्ट हैव मतलब होना ही चाहिए, मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉलम, मतलब एक ना एक कॉलम तो होना ही चाहिए। अगर हम इतना लिखते हैं क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम दे देते हैं मतलब क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, सिर्फ इतना लिख देते हैं, तो इसमें कितने कॉलम्स हुए? हमने डिक्लेयर करे क्या? नहीं करे। जब हमने डिक्लेयर ही नहीं करे तो ऐसा टेबल बन ही नहीं सकता। टेबल बनाना है तो एटलीस्ट एक कॉलम तो आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से। ई कोड नाम का एक कॉलम है जिसमें एम्प्लॉयज़ का कोड लिखा जाएगा, तो वो पक्का है कि नंबर होगा, तो यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप उसका लिख दिया है, कॉमा लगाया। अगला कॉलम है ई नेम का। ई नेम मतलब उस एम्प्लॉय के नाम की बात चल रही है, तो यहाँ पर ई नेम का कॉलम बनाया है। इस ई नेम में कैरेक्टर वैल्यू आएगी, मतलब अल्फ़ाबेट्स आएंगे, तो उसके लिए इन्होंने लिया है कैर। एक और डेटा टाइप लिया जा सकता था जो है वेर कैर, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और तीसरा कॉलम बनाया है सेक्स का। अब सेक्स के कॉलम में तो सिर्फ एम और एफ ही लिखना है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको कैर डेटा टाइप लिया है, सिंगल कैरेक्टर का। अगला बनाया है ग्रेड का। ग्रेड में भी क्या होगा? A1 A2 A3 A4 ऐसे ग्रेड्स डालोगे, तो ये 2 डिजिट का कैर बनाया है। और ग्रॉस मतलब कि कुछ उनकी सैलरी की बात चल रही है, तो सैलरी अब जब 10% बढ़ी, 25% बढ़ी, तो ऐसा करते करते क्या होता है, कभी कभी डेसिमल में वैल्यूज़ आने लगती हैं। तो वो जब कभी डेसिमल में वैल्यूज़ आने लगती है तो इंस्टेड ऑफ पासिंग इट एज एन इंटीजर, हमने उसको एज अ डेसिमल पास किया हुआ है। और अल्टीमेटली लास्ट में ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और हमारी बात हम ख़त्म करते हैं तो आखिरी में लगाते हैं सेमीकोलन। तो ये सेमीकोलन हमको यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो आप देखोगे कि ये इस तरीके का ये ऐसा एक टेबल आपको बना हुआ दिख जाएगा, मतलब एक ऐसा ब्लैंक टेबल बन जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें होंगी जितनी स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये इतनी, एक मिनट, ये इतना एक टेबल बन जाएगा जिसमें ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड और ग्रॉस के कॉलम्स हैं। ऐसा टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब इस टेबल के अंदर हमको कुछ वैल्यूज़ भी तो पास करनी होती है, सिर्फ टेबल बना देने से कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी हमको इनपुट करनी होती है। तो वो कैसे करते हैं, अब वो सारी चीज़ें अब हम देखते हैं यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है जो है कॉन्स्ट्रेंट। तो हम पहले कॉन्स्ट्रेंट का मतलब समझते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कोई कंडीशन, ठीक है, कोई कंडीशन या कोई चेक, जो भी हम चेक करना चाहते हैं, कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टेंट। ठीक। अब कॉन्स्टेंट या तो एक कॉलम पे अप्लाई किया जाए या तो मोर देन वन कॉलम्स पे अप्लाई किया जाए। तो ऐसी चीज़ जो किसी एक कॉलम पे या मोर देन वन कॉलम्स पे अप्लाई कर दी जाए उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉलम कॉन्स्टेंट, जो किसी एक कॉलम बेस्ड वैल्यू पे कुछ कंडीशन लगाता होगा, और एक होता है टेबल कॉन्स्टेंट्स जो कि एक से ज़्यादा कॉलम्स पर कुछ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये हमने अभी तक ऐसा लिखा था क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ई कोड, उसका डेटा टाइप, उसका साइज़, कॉमा, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर देखो ये नई चीज़ की हुई है तीनों के साथ, ये दोनों के साथ ऊपर देख सकते हो आप, ये और ये कॉलम कॉन्स्टेंट अप्लाई किया हुआ है। ठीक। अब ये कॉन्स्टेंट होता क्या है, एक मिनट, करता क्या है, होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट पास कर दिया है नॉट नल। अभी तक हमने जो कोड लिखा था वो था इतना, अगर आपको याद हो तो। अभी हमने लिखा था क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ई कोड इंटीजर कॉमा ई कोड कैर 20 कॉमा सेक्स कैर 1 कॉमा ग्रेड कैर 2 कॉमा और ग्रॉस डेसिमल ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। इतना कोड तो हमने अभी लिखा था। अभी हमने क्या किया है, जो पहली लाइन हमने लिखी थी ई कोड इंटीजर,
इसके सामने हमने एक कंस्ट्रेंट पास कर दिया है नॉट नल। नॉट नल कंस्ट्रेंट ये बोलता है कि अगर आपने किसी एक कॉलम पे आपके टेबल के किसी एक कॉलम को आपने बोल दिया नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाकर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितनी भी ये वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर हम किसी भी वैल्यू को नल नहीं रख सकते, मतलब ब्लैंक नहीं रख सकते। तो वो ज़रूर से कोई एक वैल्यू होगी, मतलब उसको ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। सिमिलरली कंडीशन लगाई ई नेम पर। ई नेम का डेटा टाइप बताया है कैर, 20 कैरेक्टर्स बड़ा, और इसको भी बोल दिया है नॉट नल। और तीसरा सेक्स, तो सेक्स के कॉलम को भी बोल दिया है नॉट नल। मतलब ये 3 कॉलम्स ऐसे हैं आपके टेबल के अंदर जिनको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, जिसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पुट करनी ही करनी है। यहाँ ग्रेड और ग्रॉस दोनों में कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बट जिसमें ऐसा कोई कॉन्स्ट्रेंट लग जाए जैसे कि नॉट नल, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आप इस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, यू नीड टू इनपुट सम वैल्यूज इनसाइड इट। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं माइस्क्यूएल के अंदर कॉलम्स पे जो अप्लाई होता है। तो कॉलम्स पे अप्लाई होने वाले कंस्ट्रेंट्स के एक बार नाम देखते हैं। पहला कंस्ट्रेंट होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। इसका मतलब ये हुआ अगर आप किसी भी कॉलम को अगर यूनिक, ऐसा जैसे अभी नॉट नल लिखा ना ऊपर हमने, अगर वहाँ पे नॉट नल की जगह यूनिक लिख दे, तो इसका मतलब ये होगा, जैसे ये ई कोड का कॉलम है, तो इस ई कोड के कॉलम में जैसे किसी का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और आप फिर से 1 डालोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रखा है। यूनिक मतलब अलग, हर वैल्यू अलग होनी चाहिए। तो आप अगर कहीं पर भी ई कोड 2 लोगों के सेम करने की कोशिश करोगे और डेटा इनपुट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर एरर आ जाएगी, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट जो है यूनिक कंस्ट्रेंट, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें यूनिक वैल्यूज़ लाई करती हैं, कंसिस्ट ऑफ यूनिक वैल्यूज़, इसमें कभी भी वैल्यूज़ रिपीट नहीं होंगी। दूसरा है प्राइमरी की। किसी भी एक टेबल में एक प्राइमरी की तो एटलीस्ट बनाना, वी कैन से एटलीस्ट एक प्राइमरी की बनाना चाहिए। तो जब कभी किसी एक फील्ड को अगर आपको प्राइमरी की बनाना है तो उसके सामने आपको लिखना होता है प्राइमरी की। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। जब कभी हम कोई फील्ड ऐड करते हैं हमारे टेबल में, एक कॉलम ऐड करते हैं हमारे टेबल में, तो उसके लिए हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का मतलब ये होगा कि अगर हमने कोई वैल्यू उसमें पास नहीं करी है तो वो उसमें नल वैल्यू पास नहीं करेगा, और जो भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको दे देंगे वो उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को वहाँ पर स्टोर कर लेगा। ये कैसे वर्क करता है जब हम इनको डिटेल में देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। एक होता है चेक कंस्ट्रेंट और एक होता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ये 3 हमारे लिए खास है। आगे बढ़ते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ई कोड को आपने डेटा टाइप दे दिया है इंटीजर, नॉट नल, और नॉट नल के बाद स्पेस देकर लिख दिया है यूनिक। इसका मतलब ये हुआ कि ई कोड के कॉलम को खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता, खाली नहीं छोड़ने के साथ साथ इसमें हमेशा यूनिक वैल्यूज़ ही आएंगी, इसमें कभी भी रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं आ सकती। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, दिस कंस्ट्रेंट्स एंश्योर्स दैट नो 2 रोज हैव द सेम वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड कॉलम। किसी एक कॉलम में कोई 2 रोज की सेम वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर यूनिक लिख दिया है तो यहाँ पर अब ई कोड के अंदर वैल्यूज़ रिपीट तो होंगी ही नहीं, और रिपीट नहीं होने के साथ साथ वैल्यू यूनिक रहेंगी, मतलब कॉमन वैल्यूज़, एक जैसी वैल्यूज़ भी 2 फील्ड्स पर हम नहीं इनपुट कर सकते। ये होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। सिमिलरली प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, तो जैसे कि मैंने इसको प्राइमरी की अप्लाई कर दिया है, मतलब ये ई कोड जो है ये नॉट नल तो हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि प्राइमरी की अप्लाई कर दिया, मतलब इसको हम ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते। और प्राइमरी की अप्लाई किया है, मतलब यहाँ पर भी वैल्यूज़ रिपीट नहीं करनी है हमको। यहाँ पर अब यूनिक और प्राइमरी की दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा काम कर रहे हैं, बट दोनों में एक खास डिफरेंस है। देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की। दो both ensure unique values for each row in a column, but unique allows null values whereas primary key does not. unique कॉल अगर हमने अप्लाई कर दिया तो वहाँ पर हमारे पास एक जैसे कि अभी तो नॉट नल लगाया है, जैसे कि यहाँ देखो, ये यहाँ पर तो हमने नॉट नल लगा दिया। अगर हम नॉट नल नहीं लगाते, इतना नहीं लिखते और सिर्फ यूनिक लिखते, तो यूनिक का मतलब यह है कि यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ आएंगी,
मतलब कि वैल्यूज़ रिपीट नहीं होने देगा। और नल, अगर आप कोई वैल्यू को ब्लैंक भी छोड़ना चाहते हो तो ब्लैंक छोड़ने की भी परमिशन इस यूनिक कंस्ट्रेंट में होती है। बट जब हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं किसी पर, तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई करते समय यहाँ पर हम किसी को भी प्राइमरी यूनिक, मतलब कि प्राइमरी की अप्लाई कर दिया है तो हम नल वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। प्राइमरी की में नल वैल्यू अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, जबकि यूनिक कॉन्स्ट्रेंट में अप्लाई करना पॉसिबल है। यहाँ पर देख सकते हो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या करता है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड फॉर अ कॉलम यूजिंग डिफ़ॉल्ट क्लॉज। डिफ़ॉल्ट क्लॉज का यूज़ करके किसी एक कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई की जा सकती है। जैसे कि देखो यहाँ पर ग्रेड, ये लिखा है ग्रेड कैर 2 का, मतलब 2 डिजिट्स की वैल्यूज आएंगी, और डिफ़ॉल्ट डाल दी E1। जब हमने डिफ़ॉल्ट डाल दी E1 तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने किसी फील्ड कहीं पर नल वैल्यू है, मतलब जैसे ग्रेड के कॉलम बने, जैसे यहाँ पर देखो ये टेबल है, ठीक है। यहाँ पर आपने अगर किसी के ग्रेड के कॉलम को खाली छोड़ दिया, इसमें से किसी एक को खाली छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर ग्रेड उसका क्या आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक उधर पे उसका ग्रेड E1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ करके एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेक तो इतना कुछ खास है नहीं, चेक के बाद फॉरेन की कंस्ट्रेंट का भी इतना खास रोल है नहीं। आगे बढ़ रहे हैं हम सीधे। चेक कंस्ट्रेंट असाइनिंग नेम्स। हाँ, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 13.1, क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब फील्ड्स के नाम दिए हुए हैं। फील्ड्स के नाम क्या क्या दिए हुए हैं, तो आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र आईडी और सैलरी। ये 5 कॉलम्स आपको बनाने हैं। इनके डेटा टाइप भी बता रखे हैं, नंबर 4 का, वेर कैर 30 का, वेर कैर 30 का, वेर कैर 10 का, नंबर 9, 2 का। ठीक है। अब नंबर 9, 2 का मतलब हुआ कि 9 डिजिट का नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 डिजिट का नंबर होगा। और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स होंगी, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगी। तो ये इसका मतलब हुआ। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो वहाँ पर लिखा हुआ है 9, 2, क्योंकि डेसिमल के बाद हमको 2 डिजिट्स चाहिए, तो इसलिए 9, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब टेबल क्रिएट करना है, इसमें और भी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। क्या दिया है, आईडी को प्राइमरी की मानना है, तो ठीक है हम कर लेंगे। यूज़र आईडी को यूनिक करना है, ठीक है। सैलरी हमेशा 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मस्ट नॉट रिमेन ब्लैंक। तो अब सबसे पहली चीज़ प्राइमरी की डिक्लेयर करना आईडी को। तो जब आप क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ऐसा लिखेंगे, उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे और आखिरी में सेमीकोलन लगेगा, तो आईडी आपने एक पहली फील्ड का नाम लिख दिया, ये यहाँ पर लिखी हुई है आईडी। डेटा टाइप लिख लिया नंबर 4 कैरेक्टर्स का। अब आपने क्या बोला है कि इसको प्राइमरी की मानना है। प्राइमरी की मानना है मतलब ये नल वैल्यू इसमें आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, तो आपको लिखना पड़ेगा नॉट नल और प्राइमरी की। ठीक। उसके बाद फर्स्ट नेम के बारे में कुछ बोला है क्या, तो हाँ बोला है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मस्ट नॉट रिमेन ब्लैंक। ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, मतलब नॉट नल तो इन पे अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये इन्होंने नॉट नल अप्लाई कर दिया। ठीक है। लास्ट नेम पे भी वैल्यू वही रखना है, ब्लैंक नहीं रह सकती। और यूज़र आईडी के बारे में कुछ बोला है क्या, हाँ यूज़र आईडी शुड बी यूनिक, तो देखो यूज़र आईडी के साथ यूनिक लिख दिया इन्होंने। सैलरी 9, 2 बोली थी, तो सैलरी 9, 2 भी लिख दी। और उसके साथ उन्होंने बोल दिया था चेक कंडीशन लगाने का, तो वो चेक कंडीशन भी इन्होंने यहाँ पर लगा रखी है। तो उसको अभी के लिए छोड़ देना है। इतना यहाँ तक हमको आउटपुट इतना इसका लिखना रहेगा। क्रिएट अनदर टेबल जॉब विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये टेबल क्रिएट करना है यहाँ पर बताया हुआ है। तो इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये पिछले चैप्टर में भी था, जो टेबल ऑलरेडी बना हुआ है उसके अगर स्ट्रक्चर को हमको देखना है, स्ट्रक्चर को मतलब कि कौन सा डेटा टाइप किस फील्ड पे अप्लाई हुआ है, कितना बड़ा वैल्यू उसके अंदर डाल सकते हैं, तो उसके लिए हमको लिखना होता है DESC और टेबल का नाम। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिख के बताया DESC पैट। जैसे लिखा DESC पैट या डिस्क्राइब पैट,
जैसे डीएससी पैट लिखा तो देखो यहाँ पर आ गया कितने कॉलम्स है, नेम, ओनर, स्पीशीज, सेक्स, बर्थ और डेथ, यही कॉलम्स थे। नेम में वेर कैर 20 की वैल्यू आ सकती है, ओनर में भी और स्पीशीज़ में भी। सेक्स में सिंगल एम और एफ आता है तो कैर 1 का। और बर्थ के लिए भी डेट लिया, डेट, और डेथ के लिए भी डेट डेट टाइप लिया हुआ है। सबके सब वहाँ पर नॉट नल किसी पे अप्लाई नहीं किया, तो इधर नॉट नल लगा देते तो यहाँ पर नो कर देता, बट यहाँ पर आपने किसी पे नॉट नल नहीं लगाया तो यहाँ पर यस 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 आ रहा है। इधर पे प्राइमरी की, अभी इनके एग्जाम्पल में यहाँ पर किसी को प्राइमरी की अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर वो भी ब्लैंक छोड़ा हुआ है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी में अप्लाई नहीं करी, सब में नल 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 है। और एक्स्ट्रा कुछ अगर होता है तो वो भी ये डिस्क्राइब फंक्शन यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि एक DESC फंक्शन डिस्प्ले करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक टेबल क्रिएट करना देख लिया, अब हम देखते हैं डेटा कैसे इंसर्ट करता है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए अब हमारे पास कमांड है जिसका नाम है DML कमांड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। DML कमांड क्या करती है, DML कमांड का यूज़ करके हम हमारे डेटाबेस में वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करने का काम कर सकते हैं। किसी भी टेबल के अंदर किन्हीं वैल्यूज़ को अगर आपको मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, बदलना है, तो उसके लिए हम लोगों को DML का इस्तेमाल करना होगा। DML का इस्तेमाल करके ही हम किसी टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, या डेटा किसी टेबल में से अपडेट कर सकते हैं, या किसी डेटा को टेबल में से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, DML की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब डेटा इंसर्ट करना है अगर हमको, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं इंसर्ट इनटू कमांड। इस इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ करके हम हमारे टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय, फिर डाल दी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या क्या डाली, तो ये अलग अलग फील्ड की कुछ कुछ वैल्यूज़ डाल दी, ठीक। और यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट यहाँ पर हमको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ये एक टेबल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को समझते हैं। ऐड द फॉलोइंग डेटा इन द अबव टेबल एम्प्लॉय एज इंस्ट्रक्टेड। जो ऊपर हमारा एम्प्लॉय नाम का टेबल है उसमें ये वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो वही अब इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पॉपुलेट टेबल विथ फर्स्ट रिकॉर्ड मेंशनिंग द कॉलम लिस्ट इन द इंसर्ट क्लॉज। अब इंसर्ट क्लॉज का यूज़ करके इन्होंने वैल्यू इंसर्ट करने को बोला। तो इंसर्ट क्लॉज में को कैसे यूज़ करते हैं तो वो देखते हैं। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय नाम के टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपको लिखना होता है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब उसके बाद या तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख दें, वैल्यूज़ लिख दें, और जो वैल्यू इंसर्ट करना है उसका वैल्यू का नाम लिख दें और आखिरी में सेमीकोलन लगा दें। या तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लिखने के बाद उसी के बाजू में ब्रैकेट में उसके अलग अलग जो भी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स के नाम लिखें और उसके बाद वैल्यूज़ लिखें नीचे और वैल्यू डाल दें। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर दोनों तरीके से देख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये सब लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये दोनों तरीके हैं जिनका यूज़ करके डेटा इंसर्ट टेबल में किया जा सकता है, ठीक। अगर आपको बोला कि सिर्फ आपको फोर्थ रिकॉर्ड में ID और फर्स्ट नेम में ही वैल्यू डालनी है, तो अब अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे तो एरर आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ID और फर्स्ट नेम। इससे MySQL को ये पता चल जाएगा कि मुझे इन दोनों ही फील्ड्स पर काम करना है। तो आप जो भी वैल्यू डालोगे 4 शंकर, तो वो 4 शंकर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। नल वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं वो बताया हुआ है। तो इंसर्ट इनटू EMPL, एम्प्लॉय नाम का अगर टेबल है आपके पास, इंसर्ट इनटू EMPL, वैल्यूज़ इतना लिखना होता है। उसके बाद जो भी वैल्यूज़ देनी है दे दो, और जिसको नल छोड़ना है उसके लिए NULL बिना इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना पड़ेगा, तो वो नल वैल्यू वहाँ पर इंसर्ट कर देगा। डेट इंसर्ट करने का एक तरीका होता है, डेट इधर इस फॉर्मेट में यूज़ होती है YYYYMMDD। जब भी MySQL में डेट इंसर्ट करो, किसी डेटा टाइप डेट का यूज़ करो,
तो डेट इंसर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा, YYYY MMDD। इस तरीके से ही आपके टेबल में डेट इंसर्ट हो सकती है। ये क्या है? इंसर्ट इनटू EMPL टेबल द एम्प्लॉयज़ नंबर, नेम्स एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ ऑफ टेम्प टेबल। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेटा अपडेट करना है अगर किसी टेबल में से, तो अपडेट करने के लिए जैसे अभी इंसर्ट इनटू के साथ वैल्यूज़ कीवर्ड यूज़ किया था, वैसे ही वैल्यू अगर अपडेट करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ता है अपडेट कमांड, और अपडेट कमांड यूज़ होती है सेट के साथ। जैसे कि इंसर्ट इनटू कमांड वैल्यूज़ के साथ यूज़ हो रही थी ना, वैसे ही अपडेट कमांड यूज़ होती है सेट के साथ। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा अपडेट और आपके टेबल का नाम, जैसे कि EMPL है तो EMPL, और किसी की सैलरी 10,000 से 20,000 करनी है तो सेट सेल इज इक्वल्स टू 20,000, तो वो सैलरी 20,000 हो जाएगी। पर वो सबकी होगी, किसी एक की करनी है तो कंडीशन भी देनी पड़ेगी। वो कैसे देते हैं वो भी इन्होंने आगे बताया हुआ है। जैसे कि इस एग्जांपल को देखो, अपडेट आइटम्स, मतलब आप आइटम्स नाम का टेबल है, उसमें कुछ वैल्यूज़ अपडेट करनी है। क्या वैल्यू अपडेट करनी है? सेट रोल नंबर इज इक्वल्स टू 400, जिसका रोल नंबर 300 है उसका, जिसका रोल नंबर 300 है, इस कोड का यूज़ करोगे। अपडेट आइटम सेट रोल इज इक्वल्स टू 400 वेयर रोल इज इक्वल्स टू 300, तो जिसका रोल नंबर 300 है उसका रोल नंबर 300 से बदल कर अब 400 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ भी अपडेट कर सकते हैं। और अगर कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो सिंपली लिखना होता है डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम। तो आप पूरा क्या होगा, जैसे आप ऐसे लिख दोगे तो क्या होगा, अब इतना ही लिख दोगे सिर्फ, अगर डिलीट फ्रॉम आइटम्स, जैसे कि टेबल का नाम है आइटम्स, तो वो पूरे के पूरे टेबल को खाली कर देगा। ठीक है, ब्लैंक कर देगा, मतलब इसके अंदर जो भी सारी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ को वो हटा देगा। टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, पर टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को ये खाली कर देगा। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हटाना है तो देखो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय लिख दिया, एम्प्लॉय नाम का टेबल था तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। वेयर ग्रॉस इज लेस देन 2200, जिसकी ग्रॉस 2200 रुपये से कम है उन एम्प्लॉय की डिटेल्स हटा दो। तो जिनकी 2200 से कम होगी उनकी डिटेल्स हमारे MySQL के टेबल में से हट जाएगी। अब इंसर्ट अपडेट और डिलीट हम देख चुके। अब यहाँ पर और भी कुछ DDL कमांड्स होती हैं। ये जो अभी हमने देखी वो सारी DML कमांड थी, इंसर्ट अपडेट डिलीट। अब हम DDL कमांड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। DDL कमांड में सबसे पहली है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर नाम से ही पता चल रहा है किसी टेबल के स्ट्रक्चर को अगर हमको चेंज करना हो, किसी टेबल में 5 फील्ड्स हैं, एक और नई फील्ड जोड़नी है तो हम ऑल्टर टेबल का यूज़ कर सकते हैं। किसी एक फील्ड को हटाना है तो भी ऑल्टर नाम की फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं हमारे टेबल के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्टर टेबल EMPL ऐड टेलीफोन नंबर इंटीजर, तो यहाँ पर एक मतलब कि कॉलम होगा टेल नंबर नाम का, वो हमारे टेबल में इंसर्ट होकर दिख जाएगा। मॉडिफाइंग कॉलम डेफिनेशंस ये खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी कॉलम का नाम पहले फर्स्ट नेम था, जैसे है ना, कॉलम का नाम फर्स्ट नेम था, अब उसको आपको चेंज करके करना है ऐसा, अंडरस्कोर हटाना है उसमें से, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए भी ऑल्टर यूज़ होगा। तो ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम और चेंज कीवर्ड यूज़ होगा यहाँ पर, चेंज और फर्स्ट नेम जो ऑलरेडी पुराना नाम था वो, स्पेस नया नाम जो है फर्स्ट नेम, और जो भी उसमें हमको वैल्यूज़ लेनी है, मतलब फर्स्ट नेम इतना लिखेंगे, वैर कैर देना है तो वैर कैर, और कैर देना है तो कैर, 30 देना है 30, 40 देना है तो 40। ठीक है, जब ऐसा लिखेंगे तो हमारा जो टेबल है जिसमें अभी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम नाम का कॉलम आ रहा था, अब वहाँ पर उसमें फर्स्ट नेम नाम का कॉलम आएगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम नाम का कॉलम नहीं आएगा। अभी हमने क्या क्या देख लिया कि कैसे चेंज कर सकते हैं किसी कॉलम का नाम। ठीक, उसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे रिमूव कर सकते हैं किसी कॉलम को। तो किसी कॉलम को रिमूव करने के लिए भी ऑल्टर यूज़ होता है। तो ऑल्टर
टेबल, EMPL टेबल का नाम, और ड्रॉप। अब ड्रॉप करके आप किसी टेबल का नाम भी लिख के, मतलब किसी कॉलम का नाम लिख के उस कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हो। नहीं तो आपको सिर्फ प्राइमरी की, फॉरेन की अगर है आपके टेबल में तो वो भी ड्रॉप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ड्रॉप कॉलम DEPTNO, तो एक DEPTNO नाम का जो टेबल होगा हमारा, वो टेबल यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं ऑल्टर के साथ। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ऊपर, उनको एक बार देखना। अच्छा, इतना ही था चैप्टर में मेरे ख्याल से, और कुछ है नहीं खास। ड्रॉप टेबल कमांड ही आखिरी थी। तो ये ड्रॉप टेबल आइटम्स, तो आइटम्स नाम का जो टेबल है वो ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप द प्राइमरी की ऑफ DEPT टेबल, तो कैसे होगी ड्रॉप, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल DEPT, और उसके बाद ड्रॉप कमांड लगाकर हम उसको हटा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी इस चैप्टर में। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यही सारी क्वेरीज यहाँ पर हैं। तो इसको एक बार अच्छे से देखिए और समझिए, और कुछ डाउट हो तो आप लोग ज़रूर पूछें, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर एक एक वीडियो में नहीं पढ़ रहे। सो आप लोगों को डाउट्स पूछना पड़ेगा, जो नहीं समझ में आया मैं उसका फिर से एक स्पेसिफिक और डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको उस टॉपिक को समझा दूंगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।